हमने एक इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इसमें हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कंपेयर भी करेंगे और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिलेशन बनाने जा रहे हैं। फर्ज कर लें मेरे पास एक वायर है और इसकी लेंथ हम देख रहे हैं कैपिटल L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A। अच्छा, अब फर्ज कर लें मैं इस वायर की रेजिस्टेंस की बात करता हूं। हम ये भी जानते हैं कि वायर के अंदर एटम्स होते हैं, लेटेस्ट एटम्स सॉलिड के अंदर फिक्स अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इस वायर के अंदर फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यानी अगर हम इस वायर को किसी बैटरी के साथ अटैच कर दें तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे और इस दौरान इनको रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ कोलाइड भी करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब जरा गौर कीजिए, अगर मैं इस वायर की लेंथ बढ़ा दूं तो हम कह सकते हैं कि एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कोलाइड करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। एक दूसरी बात, अगर मैं इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा कर दूं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनको एटम्स के साथ टकरा के जाना तो पड़ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स के पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप छोटे डोर से गुजरे तो मुश्किल से गुजरते हैं और बड़े डोर से गुजरे तो आसानी से गुजर सकते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। यानी अब रेजिस्टेंस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को इकट्ठा कर लूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हम जानते हैं कि हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं और इसको सिंबॉलिकली रो से जाहिर किया जाता है। तो अब हमारे पास एक रिलेशन बन गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। इसमें रो क्या है? रेजिस्टिविटी। इसमें कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन सबसे पहला काम था हमारा। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक तरफ रेजिस्टेंस लिखते हैं और दूसरी तरफ रेजिस्टिविटी लिखते हैं। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें जो अभी मैंने बनाया है, यानी रो L डिवाइडेड बाय A। और रेजिस्टिविटी के नीचे उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो मैं रो का फॉर्मूला भी बना सकता हूं, यानी एरिया को दूसरी तरफ ले जाएं और लेंथ को नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास रेजिस्टिविटी यानी रो का फॉर्मूला बन जाएगा। और रो का फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L। अब जरा गौर से मेरी बात सुननी है आपने। रेजिस्टेंस के नीचे फॉर्मूला जो है उसके नीचे पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो मैंने ओहम्स लॉ में आपको पहले ही बताया था। लेकिन रेजिस्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस रिलेशन को गौर से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं नीचे लेंथ है और ऊपर एरिया है। फर्ज कर लें मेरे पास एक वायर है, कॉपर की वायर है फर्ज कर लें। मैंने क्या करना है, मैंने इस वायर का 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कंसीडर करना है। मतलब क्या हुआ, देखिए जरा इस रिलेशन में रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L। L यानी लेंथ आप कंसीडर कर लें 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कंसीडर कर लें 1 मीटर स्क्वायर। अब जरा गौर करें, इस वायर की जिसकी शक्ल सिलेंडर जैसी है इसका अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ भी 1 मीटर है तो क्या इसका वॉल्यूम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये नहीं होता एरिया इंटू लेंथ? एरिया भी 1 है, लेंथ भी 1 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 क्यूबिक मीटर। यानी मेरे पास जैसा भी मटेरियल होगा, जो भी मटेरियल होगा, मैंने उसके वॉल्यूम को कितना कंसिडर करना है? 1 क्यूबिक मीटर। अब आप उस रिलेशन में देखें, एरिया की जगह भी 1 आ गया, लेंथ की जगह भी 1 आ गया, सिर्फ राइट हैंड साइड पे R बच गया। हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वायर या 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल। तो ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आ गई है।
रेजिस्टेंस क्या थी? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। और रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम भी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम या 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वायर। अगला पॉइंट आ जाए, मुझे एक बात बताए, वो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वहां से सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर मैं इन दोनों की डिपेंडेंसीज लिखना चाहूं तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस किस किस चीज पे है? सबसे पहली बात तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है, दूसरी बात ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो क्या रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पे डिपेंड करती है? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए तो मैंने लेंथ और एरिया को 1 फिक्स कर लिया था, 1 ले लिया था। जब आप किसी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं तो समझ लें हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। जब भी हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने लगेंगे तो हमने मटेरियल का हमेशा 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कंसीडर करना है। क्या मतलब हुआ इसका? फर्ज कर लें मेरे पास 2 डिफरेंट लेंथ वाली वायर्स है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फर्ज कर लें डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का मटेरियल सेम है। फर्ज कर लें दोनों कॉपर की है। तो जब मैंने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो मैंने इन दोनों का कितना वॉल्यूम कंसीडर करना है? 1 क्यूबिक मीटर। और ये याद रखें, अगर वॉल्यूम एक जैसा है ना तो उसकी रेजिस्टेंस भी एक जैसी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इन दोनों की सेम है, हालांकि लेंथ डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, लेकिन जब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो हमने खुद इनका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर फर्ज करना है। So we can say that resistivity does not depend upon length, does not depend upon area of cross section. यानी ये डायमेंशंस पे डिपेंड ही नहीं करती। अब एक स्टेप आगे आ जाते हैं, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करती है? यस, करती है। रेजिस्टिविटी कॉपर की कुछ और होगी, सिल्वर की कुछ और होगी, इसी तरह बाकी मेटल्स की भी डिफरेंट होगी। सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और जारी बात है इस पे तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। एक चौथी चीज भी है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आपको याद होगा कि मेटल्स के केस में यानी कंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स के चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो क्या रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? यस, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वाले हिस्से की भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी टेम्परेचर की वजह से। हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो अगर मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इकट्ठा कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है। द वन इज नेचर ऑफ मटेरियल एंड द सेकंड वन इज टेम्परेचर। तो ये था इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन। अब मजीद एक बात सोचें जरा, फर्ज कर ले मेरे पास दोनों वायर्स कॉपर की हैं। अब इन दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, क्योंकि मटेरियल सेम है। लेकिन फर्ज कर ले इनकी लेंथ डिफरेंट है, एक वायर छोटी है दूसरी वायर बड़ी है, तो क्या इनकी रेजिस्टेंस सेम होगी? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करती है, इनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, हालांकि मटेरियल सेम है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस सिर्फ इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि मटेरियल कौन सा है, उसके साथ साथ लेंथ या एरिया पर भी डिपेंड करती है। हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक वायर, बट रेजिस्टिविटी इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल। ये भी इन दोनों में एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंस हो गया। तो ये था इन दोनों का कंपैरिजन। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट होता है।
हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम एक हेडिंग में भी ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सॉलिड के अंदर एटम्स फिक्स अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बेचारों को उन एटम्स के साथ टकरा टकरा के जाना पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? एटम की वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी, एटम की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगी और ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो उस बढ़ी हुई रेजिस्टेंस को मेजर करने का भी तो कोई तरीका होगा। इसके लिए हम एक पैरामीटर डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फर्ज कर लें शुरू में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, उस वक्त जो रेजिस्टेंस थी उसको R0 का नाम दे दें। फिर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और आपने उसको T डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जो रेजिस्टेंस है, जारी बात है, वो भी चेंज हो चुकी है। अब जो रेजिस्टेंस है इसे RT का नाम दे दें। तो रेजिस्टेंस में जो तब्दीली है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी डेल्टा आर अगर मैं चेंज इन रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करूं, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, और डेल्टा आर की जगह क्या आएगा? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी RT माइनस R0। और दूसरा भी एक चीज पर डिपेंड करती है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। जाहिर बात है, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर चेंज करेंगे रेजिस्टेंस में भी तो उतनी ही ज्यादा चेंजिंग आएगी। सो वी कैन से दैट चेंज इन रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। और अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करूं तो मेरे पास एक रिलेशन बनेगा, RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा T। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास इक्वालिटी आता है और साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आता है, और यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अल्फा से जाहिर किया जाता है। यही अल्फा जो है इसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं अल्फा का रिलेशन बना लेता हूं। अगर मैं R0 डेल्टा T को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अल्फा का रिलेशन बन जाएगा, दैट इज RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा T। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे या डिफाइन कैसे करेंगे? ऊपर है चेंज इन रेजिस्टेंस, नीचे है इनिशियल रेजिस्टेंस और साथ टेम्परेचर में तब्दीली। अब ये भी जानते हैं कि जब भी चेंज को ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करें तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। अब ऊपर रेजिस्टेंस में तब्दीली है, नीचे इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो इतने हिस्से वाली जो रेशो है ना, इसे मैं कह सकता हूं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अब बाकी नीचे क्या बच गया? टेम्परेचर में तब्दीली। अगर मैं टेम्परेचर में तब्दीली 1 केल्विन या यूनिट करूं तो जितनी भी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस आएगी, दैट फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा इज डिफाइंड एज fractional change in resistance per unit rise of temperature। इसका यूनिट क्या बनेगा? देखिए, ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओहम, नीचे ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओहम, ओहम ओहम से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे सिर्फ टेम्परेचर बच गया, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? अगर मैं ऐसा यूनिट्स में लूं तो केल्विन, और नीचे वाला केल्विन जब ऊपर आएगा तो अल्फा का यूनिट बन जाएगा पर केल्विन। तो ये तो था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली मैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी डिस्कस कर सकता हूं। बस करना हमने ये है, जहां जहां हमने R लिखा था ना, वहां वहां रो लिख दे। मैं जल्दी जल्दी आपको बोल के बता देता हूं। लेकिन चेंज इन रेजिस्टिविटी रो T माइनस रो नॉट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और अगेन यहां प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो अल्फा आ जाएगा, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और यहां से अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा रो T माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू डेल्टा T। और अगेन यहां भी डेफिनेशन सेम वैसी ही होगी, बस फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस की जगह आप फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी बोल देंगे। सो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर।
फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, इसे हम बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कंडक्टर्स की, उनको हम डिस्कस करने लगे। अगर तो मैं सिंपल कंडक्टर्स की बात करूं जिनमें मोस्टली मेटल्स आती हैं, तो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट चाहे वो रेजिस्टेंस वाला है चाहे रेजिस्टिविटी वाला है, ये पॉजिटिव होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में इजाफा होगा और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस में कमी आएगी। क्योंकि देखिए फॉर्मूला में अल्फा का आंसर पॉजिटिव तब ही आएगा जब आर टी बड़ा होगा और आर नॉट छोटा होगा। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स यानी मेटल्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। मतलब ये हुआ इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अब मैं दूसरी कैटेगरी की बात करने लगा हूं, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये हम चैप्टर 17 में बहुत अच्छा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स जो है जिनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह बड़े यूजफुल, मोस्टली फेमस समझे जाते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कमी आती है। तो इस तरह से इनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कंपेयर कर रहे थे, वहां एक छोटी सी बात रह गई है, उसको भी आप ऐड कर लें। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखूं तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा? आर की जगह तो ओहम आ गया, ए की जगह मीटर स्क्वायर आ जाएगा और लेंथ की जगह मीटर आ जाएगा। नीचे वाला मीटर ऊपर वाले मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 मीटर ऊपर बच जाएगा। सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है दैट इज ओहम मीटर। तो हमारे टॉपिक का मेजर हिस्सा तो हो गया। दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, उनको भी आप याद रखें। देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि ये अ काइंड ऑफ ऑपोजिशन है। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है ना, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, करंट फ्लो करने की गुंजाइश उतनी कम होगी। हम कह सकते हैं कंडक्टेंस उतनी ही कम है। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं? 1/R। और इसका यूनिट क्या बनेगा? जब आप ओहम को उल्टा देंगे यानी ओहम का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आएगा ओहम इनवर्स। और इसे हम MHO भी कहते हैं और इसे सीमेन भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल पे। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। और चूंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम इंटू मीटर है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओहम इंटू मीटर को उल्टा दे, यानी ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स क्या है? ओहम इनवर्स को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि MHO भी लिख सकते हैं। तो ओहम इनवर्स की जगह MHO आ गया और मीटर इनवर्स वैसे ही उसके साथ आ गए। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कंपेयर किया, उनकी डिपेंडेंसीज को देखा, आर और रो के दरमियान एक रिलेशन डिस्कस किया, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किया और उसके बाद हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स को डिस्कस किया। एंड पे मैं एक छोटा सा MCQ भी डिस्कस करना चाह रहा हूं और वो हम यहां पे 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। देखिए मैं आर का रिलेशन लिखता हूं, R इज इक्वल टू रो L/A, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वायर है और उसके साथ में वैसे ही वायर लगाकर उसकी लेंथ में इजाफा कर देता हूं, तो देखें नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम है, यानी दोनों वायर्स फर्स्ट कर लें कॉपर की है, इसका मतलब है रो तो कांस्टेंट हो गया और इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, इसका मतलब है एरिया भी कांस्टेंट है। तो रो और ए को अगर मैं कांस्टेंट करूं तो मैं कह सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
अब इस नतीजे में जितना लेंथ में इजाफा हुआ है, रेजिस्टेंस में भी उतना ही इजाफा होगा। यानी अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि मैंने लेंथ को डबल किया तो सिंपली रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने लेंथ को 3 टाइम्स किया है तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अब इसका एक हम कॉम्प्लेक्स केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो है विद स्ट्रेचिंग। यानी अब मैं लेंथ में इजाफा करूंगा नई वायर लगाए बगैर, यानी मैं वायर को खींच के उसकी लेंथ में इजाफा करूंगा। इसके लिए हम हेडिंग लिख लेते हैं, चेंज इन लेंथ विद स्ट्रेचिंग। अब जरा और से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूं यानी उसकी लेंथ में खींच के इजाफा करूं तो जिस तरह लेंथ में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होता जाएगा। लेकिन चूंकि मटेरियल वही रहेगा, हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी सेम है। यानी R इज इक्वल टू रो L ओवर A, इसमें रो कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने स्ट्रेच करके लेंथ में डबल कर दिया, मैंने वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो क्या उसके एरिया में कमी नहीं आई? उसका एरिया हाफ हो जाएगा। रफली स्पीकिंग उसका एरिया हाफ हो जाएगा। यानी अगर मैं स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर रहा हूं तो एरिया भी हाफ हो रहा है। चेक करें, ऊपर 2 टाइम्स आ गया और नीचे 1/2 टाइम्स आ गया। जब नीचे वाला 1/2 टाइम्स ऊपर जाएगा तो वो उलट जाएगा और वो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से 2 की पावर 2 बन जाएगी। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेच करके मैंने लेंथ को डबल किया है तो रेजिस्टेंस में कितना फर्क पड़ेगा? 2 का स्क्वायर टाइम्स, यानी 4 टाइम्स फर्क पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं कहूं मैंने स्ट्रेच करके लेंथ को 3 टाइम्स किया है तो जब लेंथ 3 टाइम्स हुई है तो एरिया 1/3 टाइम्स हुआ है। जब नीचे वाला 3 ऊपर आएगा तो उलट जाएगा और वो ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैंने स्ट्रेच करके लेंथ को 4 टाइम्स किया है तो फिर रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? 4 की पावर 2 टाइम्स। और अगर मैं कहूं मैंने स्ट्रेच करके वायर की लेंथ को n टाइम्स किया है तो फिर रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? दैट वुड बी n स्क्वायर टाइम्स। अब हम जनरल फॉर्मूला बना चुके हैं, यानी मैं यहां पर रफली ये लिख सकता हूं, फाइनल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर टाइम्स। यानी मैं आपसे ये कहूं कि मैंने वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 10 गुना कर दिए तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी? आप कहेंगे 10 की पावर 2 टाइम्स, यानी 100 टाइम्स हो जाएगी।